अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Okay, so let's start with question number 1, that is, explain what feature engineering is and give an example related to an image classification. Okay, सबसे पहला जो काम है, आपने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप जो है वो होमवर्क कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना होता है ताकि आपका आधे से ज़्यादा जो आंसर है ना वहीं पे सॉल्व हो जाए। जितना अच्छा आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा आप आंसर लिखेंगे और फिर उतने अच्छे आप मार्क्स को लॉक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है और एक रियल लाइफ जो है वो एग्जांपल दें, स्पेशली इमेज क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब जब हम इमेजेस को मशीन से आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, लाइक कैट, डॉग, हॉर्स वगैरह, तो फीचर्स का क्या रोल होता है उसमें, ये चीज़ पूछी गई है। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम अपने डेटा के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को सिलेक्ट और जो है ना ट्रांसफॉर्म करते ताकि मशीन लर्निंग मॉडल बेटर परफॉर्म करे। आप सोचें कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, उसमें कैट्स की हैं, डॉग्स, हॉर्सेस। अब अगर हम मॉडल को बिना सोचे समझे सारी इमेजेस दे दें तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम जो है ना हेल्प करते हैं उसे कि लाइक उसको हम बताते हैं कि व्हाट फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कैट के लिए एयर शेप, नोज टाइप और बॉडी साइज बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं। यही प्रोसेस होता है फीचर इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई लाइक कैट्स वर्सेस डॉग्स, तो हम मैन्युअली या एल्गोरिथमिकली डिसाइड करते हैं कि कौन से फीचर्स जो है वो यूजफुल हैं। कैट के लिए शार्प ईयर्स, स्मॉल नोज और फ्लेक्सिबल बॉडी। डॉग के लिए जो है वो राउंड फेस और फ्लफी ईयर्स। ये फीचर्स हम डेटा से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि मॉडल इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। ओके, फीचर इंजीनियरिंग सो बेसिकली एक ब्रिज होता है डेटा और मॉडल के दरमियान। जितने अच्छे फीचर इंजीनियरिंग होगी उतना ही मॉडल जो है वो स्मार्ट और एक्यूरेट बनेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग इन मशीन लर्निंग। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पूछा ये क्या है कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग में क्या फ़र्क है। मतलब जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर परफेक्ट परफॉर्म करता है लेकिन रियल वर्ल्ड में फेल हो जाता है, और जब मॉडल डेटा से कुछ सीख ही नहीं पाता। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि ओवरफिटिंग क्या है। ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है इंस्टेड ऑफ उसको समझने के। आप सोचें कि आप एग्जाम के लिए बुक के एग्जैक्ट लाइंस को जो है ना रट लें। पेपर में अगर वही लाइन आ गई तो परफेक्ट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, कोई कंसेप्ट की बेसिस पे आया, तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। मशीन लर्निंग भी ऐसे ही होती है। जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर 100% एक्यूरेट जो है ना लाइक रिजल्ट देता है, लेकिन जब उसको न्यू डेटा पर जो है ना मिले तो वो पुअर परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल ने ट्रेनिंग इमेजेस में सब कैट्स के बैकग्राउंड वाइट देखे तो उसने सोच लिया कि वाइट बैकग्राउंड वाली जो है वो कैट है। अब जब डॉग की फोटो वाइट बैकग्राउंड में आ गई तो मॉडल ने उसको भी कैट कह दिया। तो ये होती है ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या चीज़ है? अंडरफिटिंग बिल्कुल इसका उलट है। यहाँ मॉडल इतना सिंपल होता है कि वो ट्रेनिंग डेटा से भी कुछ सही लर्न नहीं कर पाता। आप सोचें कि अगर आप जो है ना बुक पढ़े ही ना, सिर्फ हेडिंग देखें और एग्जाम दे दें, तो ऑब्वियसली आंसर्स आप गलत लिखेंगे। मॉडल के केस में इसका मतलब है कि उसके पास इनफ फीचर्स नहीं है। या तो मॉडल जो है ना बहुत सिंपल है, या फिर जैसे हम इसकी एग्जांपल लें कि मॉडल ने बस जो है वो 4 लेग्स देख ली और डिसाइड कर दिया कि 4 टांगें तो मतलब कैट है। अब उसके लिए डॉग और कैट दोनों जो है ना सेम है। ओके, सो ओवरफिटिंग यानी कि मॉडल ज़्यादा स्मार्ट बन गया, याद कर लिया सब कुछ, ठीक है। और अंडरफिटिंग, मॉडल इतना सिंपल है कि कुछ सीख ही नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा इन इवेल्युएटिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल।
अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया है कि टेस्ट डेटा किस काम आता है और मॉडल इवैल्यूएशन में इसका क्या रोल होता है। मशीन लर्निंग में जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम जो है ना उसे ट्रेनिंग डेटा देते हैं ताकि वो सीख सके, लेकिन टेस्ट डेटा वो होता है जो मॉडल ने कभी नहीं देखा होता। हम टेस्ट डेटा जब यूज़ करते हैं ना हम टेस्ट डेटा, ताकि हम ट्रेन तो हमने कर लिया, लेकिन ज़ाहिरा उसको टेस्ट भी तो करना है और टेस्ट में ज़ाहिरा अनसीन होगा डेटा। तो टेस्ट डेटा में जो है वो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि मॉडल रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा। जैसे एक स्टूडेंट को पहले टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए ट्रेनिंग, और बाद में एक सरप्राइज टेस्ट जो है ना लाइक टेस्टिंग उसको हम कह सकते हैं लिया गया। अगर स्टूडेंट ने कंसेप्ट समझे थे तो सरप्राइज टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह अगर मॉडल टेस्ट डेटा पर अच्छे रिजल्ट देता है, इसका मतलब है कि वो जनरलाइज कर सकता है, ओवर फिटिंग नहीं होगी। ओके, इसके मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देती हूँ। अगर मॉडल ने कैट्स और डॉग्स पर ट्रेनिंग ली और टेस्ट डेटा में हॉर्स की पिक्चर दी गई, तो उसका रिएक्शन चेक करते हैं। अगर कंफ्यूज नहीं होता तो मॉडल स्ट्रांग है, सही है। टेस्ट डेटा एक जो है ना हम कह सकते हैं कि एक मिरर जैसा होता है। वो बताता है कि मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा तक लिमिटेड है या फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन मॉडल असेसमेंट एंड लिस्ट 2 metrics यूज फॉर इट। यहाँ पूछा गया है कि मॉडल असेसमेंट क्या होती है और कौन से 2 मैट्रिक्स यूज होते हैं उसके लिए। मॉडल असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना कि मॉडल कितना अच्छा या कितना खराब परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि किसने जो है वो कंसेप्ट को समझा और किसने जो है रटा लगाया। वैसे ही हम मशीन लर्निंग मॉडल का रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि क्या मॉडल रियल वर्ल्ड यूज जो है ना उसके लायक है या नहीं। इसके 2 इम्पॉर्टेंट जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी यानी कि कितने प्रिडिक्शन सही हुए टोटल प्रिडिक्शंस में से, और जैसे अगर 100 टेस्ट इमेजेस दी गई और मॉडल ने 90 सही बताई तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी 90%। प्रिसिजन चेक करता है कि मॉडल ने जो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए उनमें से कितने एक्चुअली सही थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडल ने 50 कैट्स प्रिडिक्ट की और उनमें से 45 सच में कैट्स थी तो प्रिसिजन कितनी हो जाएगी 90%। मॉडल असेसमेंट बिल्कुल रिजल्ट कार्ड जैसी है। एक्यूरेसी और प्रिसिजन जो है ना दोनों मिलके बताते हैं कि मॉडल रिलायबल है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 is what is the main goal of data visualization in data analysis? इस क्वेश्चन में जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसका मेन पर्पस पूछा गया, यानी हम ग्राफ्स और चार्ट्स क्यों बनाते। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे कंप्लीट आंसर मेंशन नहीं है, ठीक है। ये आप जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन बुक में भी है, कंप्लीटली मैं आपको समझा देती हूँ। डेटा विजुअलाइजेशन का मेन गोल होता है सही जो डेटा है ना हमारे पास उसको विजुअल फॉर्म में समझाना। विजुअल फॉर्म जैसे कि ग्राफ्स, चार्ट्स, बार्स और इन्फोग्राफिक्स। आप सोचें कि आपके पास जो है ना लाइक 9000 10,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है। अगर वो सिर्फ नंबर्स में दिया हो तो समझना कितना मुश्किल हो जाएगा कौन सी ग्रेड ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन अगर उसी डेटा को बार चार्ट या पाई चार्ट में दिखा दिया जाए तो एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन टॉप पर है और कौन लो मार्क्स ले रहा है। एक कंपनी सपोज करते हैं कि अपने सेल्स डेटा को विजुअलाइज किया उसने और पता चला कि दिसंबर में सेल सबसे ज़्यादा थी, तो अब वो अगले साल दिसंबर पर स्पेशल मार्केटिंग करेंगे। विजुअलाइजेशन जो है ना बेसिकली इट मेक्स डेटा रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्शन ओरिएंटेड, यानी नंबर से कहानी तक का सफ़र। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज डेटा स्टोरी टेलिंग एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। डेटा स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछा गया है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब सिर्फ डेटा नंबर से काम नहीं करता, उन नंबर्स को स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना कैसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सोचें आप कि आपके पास एक डेटा शीट है जिसमें लिखा है स्कूल ए में अटेंडेंस 80% है, स्कूल बी में अटेंडेंस 95% है। अब अगर हम ये सिर्फ नंबर्स जो है ना बोलें तो लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम एक स्टोरी बताएं कि एक स्कूल था जहाँ एक टीचर ने मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन स्टार्ट किए और उसके बाद अटेंडेंस 80% से 95% होगी।
बस अब वो डेटा याद रह जाता है क्योंकि आपने डेटा को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग, यानी डेटा को चार्ट्स, विजुअल्स और रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए प्रेजेंट करना ताकि वो इंटरेस्टिंग और इमोशनल बन जाए। आपने अक्सर सुना होगा, आप वीडियोस देखते होंगे, आप जो है वो रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे। आपने देखा होगा कि जब कोई अच्छी स्टोरी सुना रहा होता है, कोई अपने अगर कोई जो है वो कुकिंग कर रहा है कि ये एक जो डिश है वो मेरे इस तरह से कोई आबा अजदाद से रिलेटेड है और उनकी स्पेशल डिश है, कोई स्टोरी सुनाता है ना आपको, आप बड़ा एंगेजिंग होकर सुनने लगते हैं फिर। तो स्टोरी टेलिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें, आप अगर नॉर्मली जो है वो किसी शॉप में भी जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे जाएं, अगर आपको कोई कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड अगर जो सेल्समैन है आपको कुछ छोटी सी स्टोरी सुना ले, कोई थोड़ी सी बातों में लगा दे, तो थोड़ा सा ये होता है कि आप जो है ना उससे इम्प्रेस होके अगर स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस इतनी अच्छी है कि आप उससे इम्प्रेस होके वो प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। ओके, इसी प्रोसेस को कहते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग। ओके, क्योंकि वो डेटा आपको याद रह जाता है क्योंकि डेटा को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब डेटा वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, यानी कि डेटा को चार्ट्स, रील्स और रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए प्रेजेंट करना ताकि वो इंटरेस्टिंग हो। ओके, डेटा स्टोरी टेलिंग लोगों के इमोशन से कनेक्ट करती है। जब लोग डेटा के पीछे की कहानी समझते हैं ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और डिसीजंस बेटर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट में सिर्फ लिखे अटेंडेंस इंक्रीज बाय 15%, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर वो स्टोरी बताएं कि स्टूडेंट्स ने न्यू लर्निंग मेथड के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, तो लोग एक्शन लेने लेने को मोटिवेट होंगे। ठीक है, सो बेसिकली डेटा स्टोरी टेलिंग इज इक्वल्स टू नंबर्स को कहानी बना देना। ये डिसीजन मेकिंग को पावरफुल और ह्यूमन लेवल पे इम्पैक्टफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज कॉन्टिन्यूस लर्निंग बेनिफिट अ मशीन लर्निंग मॉडल? यहाँ पूछा गया है कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मॉडल पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब अगर मॉडल अपने आप सीखता रहे नए डेटा से तो क्या फ़ायदा है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मतलब होता है मॉडल सिर्फ एक दफ़ा ट्रेन नहीं होता बल्कि न्यू डेटा से सीखता रहता है। आप सोचें कि एक स्पैम ईमेल फिल्टर है। जब नया वर्ड आता है जैसे विन 1 करोड़ रुपी इंस्टेंटली, ठीक है ना, स्पैम ईमेल्स के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसमें कंग्रेचुलेशंस, विन, इस तरह के कोई बटरिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो मॉडल उस वर्ड को पहले नहीं जानता, लेकिन अगर सिस्टम कॉन्टिन्यूसली लर्न करता रहे तो वो नए पैटर्न समझ लेगा और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। इस प्रोसेस से मॉडल जो है ना अप टू डेट और स्मार्ट बनता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जीमेल के स्पैम फिल्टर हर दिन नए स्पैम ट्रिक्स सीखता है और अपने रूल्स अपडेट करता है। अगर कॉन्टिन्यूस लर्निंग ना हो तो मॉडल पुरानी इन्फॉर्मेशन पर अटक जाता है और गलतियां करता है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एक मॉडल को जो है ना हम कह सकते हैं स्टूडेंट बनाता है जो कभी ग्रेजुएट उस तरह से नहीं होता, बल्कि हर दिन नए सीखता है और फिर अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। ओके, तो फिर उसके बाद वो इम्प्रूव करते करते जो है वो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द टर्म टेस्ट ट्रेन स्प्लिट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ पूछा गया है कि टेस्ट ट्रेन स्प्लिट क्या होता है और मशीन लर्निंग में क्यों ज़रूरी है। मशीन लर्निंग में हमारे पास एक डेटा सेट होता है, लेकिन हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। अच्छा, ट्रेनिंग डेटा जैसे मॉडल सीखता है जिससे सही है, और टेस्टिंग डेटा जिससे मॉडल की परफॉर्मेंस चेक होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट। अगर हम सारा डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लें तो मॉडल सिर्फ याद करेगा और ओवरफिट हो जाएगा, लेकिन जब हम एक हिस्सा टेस्टिंग के लिए छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 70% ट्रेनिंग 30% टेस्टिंग, तो हम चेक कर सकते हैं कि मॉडल नए डेटा पर कैसा परफॉर्म करता है। आप सोचें कि आपने स्टूडेंट्स को जो है ना, आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या आपने खुद ही 10 क्वेश्चन जो है वो रट दिए, तो जो आपने रटा लगाया वो ट्रेनिंग डेटा है, और बाद में एक सरप्राइज आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या है, टेस्टिंग डेटा। अगर आपने वो भी सॉल्व कर दिया, मतलब आपने कंसेप्ट समझ लिया। तो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट एक रियलिटी चेक है मॉडल के लिए, और ये बताता है कि मॉडल सिर्फ याद कर रहा है या फिर समझ कर सीख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज
द सिग्निफिकेंस लेवल इफेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ पूछा गया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा का क्या रोल होता है और ये हमारे डिसीजंस को कैसे इफेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस लर्निंग जो सिग्निफिकेंस लेवल है ना, बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ चांस से आया है या फिर सच में मीनिंगफुल है। यूजली अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, मतलब 5% चांस हम अलो करते हैं कि रिजल्ट अलो जो है ना गलत हो सकता है। अगर पी वैल्यू इससे छोटी हो, फॉर एग्जांपल 0.03, हम कहते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल लाइक आप सोचें कि आप जो है वो टेस्ट करें कि ग्रीन टी वेट लॉस करती है या फिर नहीं। अगर पी वैल्यू 0.02 आई तो इसका मतलब ये रिजल्ट सिर्फ चांस से नहीं आया बल्कि सच में ग्रीन टी का इफेक्ट है। लेकिन अगर पी वैल्यू 0.20 आई तो हम कहेंगे कि कोई प्रूफ नहीं मिला। तो बेसिकली लोअर सिग्निफिकेंस लेवल इक्वल्स टू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए। ओके, ये हमें जो है ना बचाता है गलत कंक्लूजन्स लेने से और रिजल्ट्स को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट बायस इन अ पब्लिश्ड डेटा स्टोरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई डेटा स्टोरी बायस्ड हो यानी कि पार्शियली या वन साइडेड, पार्शियल हो या फिर वन साइडेड हो, तो उस बायस को कैसे पहचाना और कम किया जा सकता है। बायस का मतलब होता है डेटा या स्टोरी एक स्पेसिफिक साइड को फेवर करे बिना फुल ट्रुथ दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्वे सिर्फ मेन से लिया गया, ओके, मेल से लिया गया और वो जो है ना फीमेल से नहीं लिया गया, तो वो बायस्ड है। बायस आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं डेटा सोर्सेज को चेक करना, क्या डेटा मल्टीपल जगह से लिया गया या एक ही सोर्स से। ग्रुप का बैलेंस देखना होता है, क्या हर ग्रुप फेयरली रिप्रेजेंटेड है, मेल फीमेल यंग ओल्ड। ओके, लैंग्वेज और विजुअल्स न्यूट्रल हैं, कहीं जो है ना वर्ड्स या ग्राफ्स ऐसे तो नहीं जो ऑडियंस को एक ओपिनियन लेने पर मजबूर कर रहे हो। तो बायस रिड्यूस करने के तरीके होते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज यूज़ करें, डाइवर्स ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाए, न्यूट्रल लैंग्वेज और फेयर व्यूज़ यूज़ किए जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी एड में सिर्फ जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दिखाए और नेगेटिव हाइड कर दिए जाएं, तो ये बायस स्टोरी है। बायस फ्री डेटा स्टोरी जो है ना ट्रस्ट वर्दी होती है, वरना ऑडियंस मैनिपुलेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेन स्टेप्स क्या हैं और उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा के जरिए डिसीजन लेते हैं कि कोई क्लेम सच है या नहीं। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस दोनों लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस कुछ फर्क नहीं है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 यानी कि फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर और परफॉर्मेंस का कोई लिंक नहीं वर्सेस शुगर से एनर्जी बढ़ती है। फिर कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, एक्सपेरिमेंट करें, सर्वे लें और डेटा एनालाइज करें। कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक और जो है ना पी वैल्यूज़, ये मैथ्स के ज़रिए चेक करते हैं कि डेटा कितना सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को। और फिर कंपेयर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा, अगर पी वैल्यू जो है वो लेस है अल्फ़ा से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि क्लेम सच है या नहीं। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि हम जो है ना इमोशनल या रैंडम डिसीजन ना लें बल्कि साइंटिफिक और डेटा बेस्ड डिसीजन लें। अगर एक कंपनी कहती है कि न्यू एड कैंपेन से सेल्स डबल हुई, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रूव करेगी कि क्या ये सच में हुआ या फिर ये सिर्फ लग थी। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक जो है ना हम कह सकते हैं कि ट्रुथ डिटेक्टर है जो नंबर्स के जरिए बताता है कि हमारा क्लेम सच है या बस एक कोइंसिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन अंडरस्टैंडिंग डेटा वेरिएबिलिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल होता है जब हम डेटा की वेरिएशन को समझना चाहते हैं, यानी डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना कंसिस्टेंट है। अच्छा, देखिए, जब हम किसी डेटा सेट का मीन निकालते हैं, मतलब एवरेज, तो वो हमें एक सेंट्रल वैल्यू बताती है। लेकिन क्या सारे नंबर्स उस मीन के पास हैं या दूर दूर बिखरे हुए हैं?
ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी हो इसका मतलब डेटा एक जैसा है, वैल्यूज मीन के पास है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी हो तो डेटा ज़्यादा स्प्रेड होता है, यानी नंबर्स मीन से दूर दूर है। ओके, और इसकी इम्पॉर्टेंस हमें डेटा की कंसिस्टेंसी को समझने में हेल्प करती है। लो डेविएशन, ठीक है, मतलब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें एग्जाम रिजल्ट्स में, तो स्टूडेंट्स ने लगभग जो है वो सेम मार्क्स लिए। लो डेविएशन से मतलब इसमें ये होगा। और हाई डेविएशन, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे और कुछ स्टूडेंट्स बहुत वीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक, हम कह सकते हैं कि स्प्रेड मीटर है जो बताता है कि डेटा कितना स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट है। Next question is, how can descriptive statistics be used to summarize a large data set effectively? यहाँ पूछा गया है कि हम अगर एक बड़ा डेटा सेट रखें तो उसको जल्दी और आसानी से समराइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, आप सोचें कि आपके पास 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब ऑब्वियसली आप हर एक नंबर इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कुछ मेजर्स होती हैं जो पूरा डेटा एक शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन कर देती हैं। जैसे कि मीन, एवरेज आपको देता है सब वैल्यूज़ की एवरेज, ठीक है। मीडियन है तो जब डेटा को ऑर्डर में रखेंगे बीच जो वैल्यू है वो मीडियन होती है, यानी कि 10, 20, 30 में से मीडियन जो है वो 20 है, दोनों के दरमियान वाली। मोड, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, ठीक है। रेंज, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन बताती है कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा ट्रेंड्स और पैटर्न समझने में हेल्प करती है बिना हर डेटा पॉइंट दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी सेल्स डेटा को क्विकली देखकर समझ सकती है कि एवरेज सेल 10,000 है और मैक्सिमम 15,000। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक शॉर्टकट समरी है, सही है, जो हमें जो है ना बहुत ही डेटा की क्लियर पिक्चर देती है विद इन सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज सिग्निफिकेंस सपोर्ट और चैलेंज कंक्लूजन्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ पूछा गया है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिग्निफिकेंस का कंसेप्ट किस तरह हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि रिजल्ट सच में मीनिंगफुल है या सिर्फ चांस से आया। सिग्निफिकेंस बेसिकली एक साइंटिफिक टेस्ट ऑफ ट्रुथ है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोई न्यू मेडिसिन टेस्ट करें, तो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट मिला वो सच में है या सिर्फ लक से आया। अगर पी वैल्यू छोटी होती है, फॉर एग्जांपल 0.01, इसका मतलब है कि सिर्फ 1% चांस है कि रिजल्ट रैंडमली आया हो, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर पी वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब है 50% चांस है रिजल्ट लक से हो गया, तो हम उस रिजल्ट पर भरोसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर ने न्यू मेडिसिन जो है ना टेस्ट की और पी वैल्यू 0.01 आई। ओके, अब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि यानी सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी है रिजल्ट के रेंडमली आने की। इसका मतलब मेडिसिन सच में इफेक्टिव है, लेकिन अगर पी वैल्यू 0.5 होती तो हम कहते हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। सिग्निफिकेंस हमारे कंक्लूजन्स को सपोर्ट या चैलेंज करता है। ये इंश्योर करता है कि हम गलत कंक्लूजन्स ना लें और रिजल्ट साइंटिफिक लॉजिक पर बेस करें। सिग्निफिकेंस एक ट्रुथ फिल्टर है जो बताता है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रियल है या बस सिर्फ चांस से आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन data visualization bridge the gap between technical analysis and non-technical audiences, explain with a real world scenario। अच्छा, यहाँ पूछा गया है कि डेटा विजुअलाइजेशन किस तरह टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के बीच का गैप फिल करती है और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देनी है। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को विजुअल्स में दिखाना, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स। अब हर कोई डेटा एनालिस्ट तो नहीं होता, तो अगर हम सिर्फ नंबर्स दिखा दें लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं नंबर्स को विजुअली शो करते हैं तो समझना आसान हो जाता है। आप सोचें कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक डेंगू रिपोर्ट बनानी है आपने, अगर वो लिख दें CTA 1200 केसेस, B 700 एंड C 300, तो लोगों को इंस्टेंटली समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर वो एक मैप बना दें जिसमें रेड कलर हाई डेंगू एरिया, ग्रीन कलर लो एरिया दिखाए, तो डॉक्टर और जनरल पब्लिक जो है फ़ौरन से समझ सकते हैं कि किस एरिया में डेंजर ज़्यादा है।
डेटा विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन को क्लियर और फास्ट बना देती है। टेक्निकल लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल ऑडियंस लाइक गवर्नमेंट, टीचर्स, पब्लिक यूज उसे जो है ना उन्हीं व्यूज के जरिए क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन एक डेटा ट्रांसलेटर है जो कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंपल स्टोरीज में कन्वर्ट करती है, और ये ब्रिज है बेसिकली। ओके, तो ये था हमारा आज के जो यूनिट नंबर 4 है, डेटा एंड एनालिसिस के एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ। ओके, कोई भी आपके सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।